नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो यूकेपीएससी का जिसमें पैटर्न सिलेबस के बारे में चर्चा की थी, तो वहाँ पे हमने बताया था कि हम जो है अगली वीडियो में एक-एक सब्जेक्ट के सिलेबस को डीपली डिस्कस करेंगे और जो है उसका वेटेज कितना है, क्या-क्या संभावनाएँ रहती है और कैसे-कैसे प्रश्न जो है मेंस में पूछे जाते हैं, तो उस विषय में जो हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हम इतिहास को शुरू कर रहे हैं, तो इतिहास में शुरुआत करेंगे हम इसके सिलेबस की। सबसे पहले जब तक आपके पास सिलेबस नहीं है, तब तक आप अच्छे से समझ नहीं पाएँगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय दिया जाना चाहिए, वो जो है हमको सिलेबस से पता चलता है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपके जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं, उसके आधार पर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इतिहास की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ये विषय है आपका, ये क्या है, पूरा कोर है, केंद्र है ये, पूरा सार है, जो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, ये आपको डायरेक्शन दिखाने वाला है। जैसे कि आपके संविधान की जो प्रस्तावना है, तो हमें क्या है, पूरे संविधान का विस्तृत जो संक्षिप्त जानकारी है, वो पूरा एक पन्ना दे देता है। उसी प्रकार से जो सिलेबस होता है, ये भी क्या है, आपका जो शुरुआती जो पेज होता है, जहाँ टॉपिक दिए रहते हैं, ये पूरा जो है आपका क्या है, पूरे जो विषय है उसका निचोड़ है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रीलिम्स में जो दिया गया है, हिस्ट्री में लिखा है कि भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन। बस मुख्य हेडिंग ये है प्रारंभिक परीक्षा की। सिर्फ मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ और इसमें इन्होंने जो प्रागैतिहासिक काल दे रखा है, यहाँ से शुरू कर रखा है। आपके पास एक टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। यहाँ से शुरुआत है, तो इसको भी अलग-अलग भागों में बाँट रखा है। इसको जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, सॉरी मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, फिर हम इनको पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल को फिर से तोड़ेंगे, फिर उसकी एक-एक चीज़ की जानकारी जो हमको यहाँ पे प्राप्त करनी है, तो यहाँ मिलेगी हमको प्रागैतिहासिक काल में। जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे ही प्रागैतिहासिक काल खत्म होता है, उसके बाद हम पहुँचते हैं हड़प्पा सभ्यता की ओर। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं आपके कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। हालाँकि मेंस में यहाँ से प्रश्न इसकी स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न रहता है या वास्तुकला से संबंधित प्रश्न रहता है मेंस में, तो ये टॉपिक वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको जो है आपको बारीकी से पढ़ना है, इसके पॉइंट्स बनाने हैं, मेंस के लिए अलग पॉइंट बनेंगे, प्रीलिम्स के लिए अलग पॉइंट्स बनेंगे, है ना? जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता खत्म होता है, तो उसके बाद चलता है हमारा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी जो हम 2 भागों में बाँटते हैं, एक तो ऋग्वैदिक काल, सॉरी एक होता है वैदिक काल, ठीक है, जो प्रारंभिक समय है। उसके बाद हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल। ये दोनों पार्ट हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है आर्यों का भारत में आगमन होता है, ठीक है। इसमें हम जो वेदों की उत्पत्ति है और उपनिषद वगैरह है, वो सब चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही ये वैदिक सभ्यता खत्म होती है, तो यहाँ पे वैसे तो संगम युगम थोड़ा सा लेट में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सीरियल से लगा रखा है, तो वैदिक सभ्यता के बाद आता है संगम काल, क्योंकि अभी काफी प्राचीन है, तो यहाँ संगम काल पढ़ेंगे। उसके बाद है महाजनपदों का काल। जैसे आपकी वैदिक सभ्यता जब उत्तर वैदिक काल समाप्ति की ओर होता है, तो उसके बाद क्या होता है, महाजनपदों का उदय होना शुरू हो जाता है। और महाजनपदों का उदय होता है, फिर उसी काल में जो आपके धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बढ़ता है, उसके बाद मगध का उत्कर्ष होता है और यहाँ पे जो उसके बाद जो है धार्मिक आंदोलन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा धार्मिक आंदोलन रहेगा, जिसमें जो हम जैन धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, भागवत धर्म है, शैव धर्म है, इन धर्मों का उदय होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जैसे महाजनपद काल है, तो महाजनपद काल में जो आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने प्रचलित अवस्था में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट भी है दोनों, ये मेंस की दृष्टि से भी और प्रीलिम्स की दृष्टि से भी दोनों टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो इन टॉपिकों को हम अच्छे से पढ़ेंगे और विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। जैसे ही यहाँ से हम मगध का उत्कर्ष को समाप्त करते हैं, फिर उसके बाद जो विदेशी आक्रमण भारत में होते हैं, जैसे कि पारसी एवं यूनानियों से जो हमारे संपर्क है, उनसे संबंधित जो अन्य पहलू है, वो सब देखेंगे। यहीं पे जो है आपका जो सिकंदर है, सिकंदर जब भारत में आक्रमण करता है, वो भी हम यहीं पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
इसके अलावा जो पोरस से संबंधित कुछ पॉइंट्स है वो यहाँ पे आएंगे। फिर जैसे मगध का उत्कर्ष है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। अब मौर्य वंश में विशेषकर यहाँ पे सिलेबस में मेंशन कर रखा है आपके पास कि आपको एक तो चंद्रगुप्त मौर्य को अच्छे से पढ़ना है, इसके अलावा अशोक और उसका जो धम्म है उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा इस काल में क्या पढ़ने वाले हम, जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है उसको विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है इसको विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ का जो समाज था उस समय का किस प्रकार से समाज था उसका अध्ययन करेंगे। और यहाँ का जो कला और संस्कृति है वो सब यहाँ पे देखेंगे। और ये मेंस का टॉपिक है तो यहाँ पे मेंस से प्रश्न बनेंगे, कला समाज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे मेंस में, है ना। जैसे यहाँ पे हमारा मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाएगा उसके बाद हम शुरू करते हैं कुषाण काल और उससे संबंधित अन्य पहलू। कुषाण हो गए यहाँ पे, है ना, सातवाहन वगैरह हो गए, और जो 3 शुंग वंश हो गया, ये सब मौर्य काल के पश्चात शुरू होते हैं, यानी मौर्योत्तर काल का समय रहता है। और ये जो कुषाण है और इनसे संबंधित है ये विदेशी है जो मौर्यों के बाद भारत आते हैं। उसके बाद जैसे ये समाप्त होता है उसके बाद पहुंचते हैं गुप्त साम्राज्य में। और गुप्त साम्राज्य में क्या क्या पढ़ना है आपको, एक तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद है समुद्रगुप्त, ठीक है, सॉरी यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम होगा, मौर्य तो मौर्य काल का हो गया, गुप्त में चंद्रगुप्त प्रथम है। फिर समुद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, और चंद्रगुप्त द्वितीय है, और स्कंदगुप्त है। ये कुछ प्रमुख शासक है जिनके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ही मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे और चीजें क्या देखनी है, एक तो यहाँ पे इस वंश की स्थापना कैसे हुई, किसने स्थापना की, इसका सुदृढ़ीकरण हुआ, कैसे इसका पतन किया गया या कैसे इसका पतन हुआ, उससे संबंधित चीजें हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ की गुप्तकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो गुप्तकालीन समाज था, क्या क्या चीजें नई ऐड हुई, पहले क्या थी, क्या परिवर्तन हुआ, ये सब जो आपके समाज में आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे महिलाओं की स्थिति, ठीक है, महिलाओं की स्थिति, अर्थव्यवस्था में जो किस प्रकार से इनकी भागीदारी रहती है। उसके बाद इकोनॉमी में आएंगे तो यहाँ पे जो किस प्रकार से इनकी अर्थव्यवस्था चलती थी, व्यापार से संबंधित, कृषि से संबंधित, व्यवस्था से संबंधित, ठीक है। उसके बाद यहाँ का सांस्कृतिक विकास देखेंगे हम, सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से मंदिरों की शुरुआत होती है, किस प्रकार से जो है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित साक्ष्य है वो धीरे धीरे उनका जो विकास कम होता है। लेकिन ये जो यहाँ से हिंदू धर्म का जो है भागवत धर्म उसकी शुरुआत या उसमें जो उसका उत्कर्ष होता है या फिर उसमें अधिक वृद्धि होती है, तो चीजें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। और इससे संबंधित जो अन्य पहलू है ये भी यहाँ पे देखे जाएंगे। ये संबंधित पहलू मतलब जो चीजें छूट गई है सिलेबस में, ये यहाँ पे आयोग ने लिखा हुआ है। फिर जैसे गुप्त काल समाप्त होता है उसके बाद होता है उत्तर गुप्त काल शुरू। उत्तर गुप्त काल में आप पढ़ेंगे हर्षवर्धन का काल जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो पाल वंश है, जो आपका प्रतिहार वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, ये चोल साम्राज्य हो गया, और पल्लव वंश और चंदेल वंश हो गया, और परमार वंश, चौहान वंश, ये जो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम और चीजें क्या देखेंगे, 650 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी के मध्य के हम सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे। उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, कैसे लोगों का जीवन चलता था, किस प्रकार से व्यापारिक संबंध थे, ठीक है, वो चीजें पढ़ेंगे। और सांस्कृतिक विकास को पढ़ेंगे, यानी सांस्कृतिक में वहाँ की क्या परिवर्तन आया है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, है ना। और इससे संबंधित जो अन्य पहलू है उन चीजों को जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब बढ़ते हैं मध्यकाल की तरफ। ये यहाँ पे अब होता है यहाँ पे इस्लाम धर्म का भारत में आगमन, इस्लाम का आगमन होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था, इनके सामाजिक व्यवस्था, समाज किस प्रकार से है, अर्थव्यवस्था कैसी हो जाती है, और पतन क्यों होता है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये विशेषकर सल्तनत काल के। और सल्तनत काल में विशेषकर आपको ध्यान देना है इल्तुतमिश पर और बलबन पर। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, और सिकंदर लोदी हो गया, और इब्राहिम लोदी। ये इंपॉर्टेंट शासक है जिनसे प्रश्न अधिक पूछे जा सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट आपके सिलेबस में दिए गए हैं। जैसे सल्तनत काल समाप्त होता है फिर आपका यहाँ से हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। ये भी जो 1236 में जब इसका 1336 1236 के आसपास हम यहाँ पे जो अन्य हिंदू शासक है उनके बारे में पढ़ेंगे।
फिर यहाँ पे सूफी मत हो गया, भक्ति आंदोलन हो गया और इससे संबंधित जो अन्य पहलू है ये भी हम इसके समांतर ही पढ़ते जाएंगे। फिर यहाँ पे होता है मुगलों का प्रवेश, और मुगलों में मुख्य रूप से हम फोकस करेंगे बाबर पर। हालांकि अगर आप हमारी पीवाईक्यू की सीरीज भी ज्वाइन करते हैं तो उन चीजों उसमें भी जो हम इनको डिटेल से कवर कर रहे हैं। आज हमने पहली वीडियो पीवाईक्यू की भेजी है तो उसमें हमने बाबर को, अकबर को और शाहजहां को, इनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। और ये आपके औरंगजेब हो गया तो इनको भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा यहाँ पे शेर शाह सूरी भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुगल काल में इतनी चीजें हैं। इसके अलावा इनका पतन कैसे हुआ और इनका प्रशासन कैसे चलता था, जागीरदारी एवं मनसबदारी व्यवस्था क्या है, समाज कैसा था, उस समय की अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला और स्थापत्य, ठीक है, इस पे जो हम फोकस रहने वाले हैं। उसके बाद हम जो इसके समानांतर जो शासक थे, जैसे जैसे मुगल पतन की ओर बढ़ रहा था तो यहाँ पे मराठों का उदय होता है, सिख का उदय होता है, जाटों का उदय होता है, और इससे संबंधित जो अन्य पहलू है वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ से फिर हमारा होता है आधुनिक काल शुरू, भारत का आधुनिक काल। तो यहाँ से पुर्तगालियों का यहाँ पे आगमन हो गया। फिर यहाँ डचों के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश जो प्रशासन है 1758 से 1817 के 57 के बीच, यहाँ इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत से पॉइंट है। यहाँ पे उनकी जो आर्थिक नीति है, सामाजिक नीति है, सांस्कृतिक नीति है, वो सब जो हम यहाँ पे देखेंगे 1758 से 1857 के बीच की। और इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण पहलू है उन पर जो है विचार करेंगे। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव क्या हुए और इससे संबंधित पहलू, ठीक है। उसके बाद हम 19वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या परिवर्तन आया है, धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों को देखेंगे और उनसे संबंधित जो अन्य पहलू है उन पर विचार करेंगे। इसके अलावा सिलेबस में यहाँ पे जो जुड़ी है वो है भारत के वायसराय। ये 1858 से लेके 1947 के बीच के जो है उनको आपको डिटेल से पढ़ना है, उनके कार्य देखने हैं, किस वायसराय ने कौन सा कार्य किया है, तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाएगा। उसके अलावा जैसे यहाँ से बढ़ते तो फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जो होता है उसको भी जो आपको पढ़ना है। फिर 19वीं और 20वीं सदी में जो आपके गैर आदिवासी आंदोलन, आदिवासी आंदोलन और जातियों से संबंधित आंदोलन होते हैं। इसके अलावा आपके किसान आंदोलन होते हैं। तो ये जो है आप यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर 1857 की क्रांति के पश्चात जो ब्रिटिश शासन है उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण है भारत सरकार अधिनियम 1958, ये 1858 है। इससे संबंधित अन्य जो पहलू है उनको देखेंगे। और इसके अलावा जो 1858 के बाद की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, न्यायिक प्रणाली कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा में क्या परिवर्तन किए, न्यायिक सुधार से संबंधित पक्ष को देखेंगे। और इसके अलावा जो अन्य संबंधित पहलू है इन पर जो है हम चर्चा करेंगे। फिर जैसे ये समाप्त होता है उसके बाद देखेंगे हम भारत में राष्ट्रवाद का विकास या फिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय। अब यहाँ से क्या है, राष्ट्रीय आंदोलनों का उदय होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत होती है तो यहाँ पे इसका उद्गम कैसे हुआ, यहाँ पे हम उदारवादियों को पढ़ेंगे, फिर अतिवादियों को पढ़ेंगे। यहीं पे फिर हम बंगाल जो विभाजन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या उसके रीजन थे। फिर उसके बाद हम यहीं देखेंगे स्वदेशी आंदोलन शुरू होते हैं। एक तरफ जो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ये भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। इसके अलावा जो सूरत में अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस का विभाजन होता है, फिर मार्ले मिंटो सुधार आता है 1909 का, इसको हम देखेंगे। फिर यहाँ से बढ़ते हैं आगे और होती है जो प्रथम विश्व युद्ध होता है उस समय की स्थिति और राष्ट्रीय आंदोलन पर फोकस करेंगे। अब इस समय क्या चल रहा है भारत में, आपके एक तो आपका होम रूल आंदोलन है, इस पे फोकस करेंगे आप। जो लखनऊ समझौता होता है 1916 का, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर 1917 की जो अगस्त घोषणा है इसको पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो क्रांतिकारी आंदोलन है इस पर भी फोकस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो गांधी युग हो गया, यहाँ से गांधी युग शुरू होता है। फिर भारत एवं विदेश में क्रांतिकारी जो आंदोलन होते हैं उन आंदोलनों की चर्चा करेंगे।
और फिर भारत सरकार के अधिनियम 1919 का जो अधिनियम है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इस प्रकार से जो प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित जो ये इम्पोर्टेंट रहता है। और इसके अलावा रोलेट एक्ट है 1919 का, ये महत्वपूर्ण है। और जो जलियांवाला बाग नरसंहार होता है इसी के पश्चात जो 13 अप्रैल 1919 को, इसको भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद है खिलाफत आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद चोरी चौरा कांड होता है। और उसके बाद जो असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है। फिर यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद साइमन कमीशन का आगमन होता है। फिर नेहरू जी अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। वैसे ही फिर उसके बाद हम देखेंगे जो जिन्ना की 17 सूत्री मांग है, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसी में गांधी इरविन समझौता होता है। फिर दूसरा तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है उसको देखेंगे। और कम्युनल अवार्ड जो है उसके बारे में जानेंगे। और पूना समझौता है इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद आता है जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 का, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो इसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो पाकिस्तान की मांग कहाँ से शुरू हुई, फिर क्रिप्स मिशन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन दोबारा शुरू हो जाता है। उसके बाद देखो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है। एक तो आपको कैबिनेट मिशन योजना के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो आज़ाद हिंद फौज है इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। अंतरिम जो सरकार बनी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो माउंट बेटन योजना है इसको हम डिटेल से देखने वाले हैं। और फिर उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देखेंगे। इसमें क्या क्या है हम देखेंगे। भारत का विभाजन कैसे हुआ है, आज़ादी के बाद का भारत कैसा है, और नवीन क्रियाकलाप क्या क्या हुए हैं वर्तमान तक के, और इससे संबंधित जो प्रमुख संगठन है और अन्य पहलू। यहाँ तक जो है आपका ये था आपका प्री का सिलेबस। प्री में आपको इतनी चीजें पढ़नी है ना। हालांकि इसमें बहुत सारे मेंस के टॉपिक भी इंक्लूड है, लेकिन हम मेंस को यहाँ पे देखेंगे। मेंस का जो सिलेबस दे रखा है, अब देखो इसमें जो प्रश्न पत्र 3 है, प्रश्न पत्र 3 में जो आपके मेंस का सिलेबस है उसकी जो इतिहास है ये प्रश्न पत्र 3 में है। सामान्य अध्ययन 1 और प्रश्न पत्र 3, यानी इससे पहले जो एक होता है निबंध का और एक होता है हिंदी का, और तीसरा होता है ये सामान्य अध्ययन 1 का पेपर। इसमें आपके 3 पॉइंट जुड़े हुए हैं, है ना। इसमें क्या क्या आपका, एक तो आपने पढ़ना है भारतीय इतिहास है, दूसरा है आपका भारतीय समाज हो गया, और एक है आपकी क्या है भूगोल। भूगोल से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपकी जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें ये जो पेपर 3 है ये 200 नंबर का होता है ना। इसमें कुल 25 प्रश्न रहेंगे आपके। 25 प्रश्नों का आपको सॉल्व करना है, और आपके पास जो 3 घंटे का समय दिया रहता है। और 3 घंटे के समय में आपको जो प्रश्न है ये करने होते हैं। ये तीनों प्रश्न जो है खंड 1, खंड 2 और खंड 3 में विभाजित रहते हैं। और अगर हम खंड 1 की बात करते हैं तो इसमें कुल 5 प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है 4 नंबर का होता है, और आपको इसको जो है 50 शब्दों में इसका उत्तर लिखना होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे खंड 2 की, तो इसमें जो है आपके 10 प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक में जो आपको 150 वर्ड लिखने हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो 8 नंबर का रहेगा, यानी 80 नंबर का जो आपका खंड 2 रहेगा जिसमें 10 प्रश्न रहेंगे। अगर हम खंड 3 की बात करते हैं तो इसमें भी 10 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न होता है 10 नंबर का, और आपको जो इसको 150 वर्ड में जो है कंप्लीट करना है, इसका उत्तर देना है। अब देखो यहाँ पे जो प्रश्न पत्र 3 है सामान्य अध्ययन, यहाँ पे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर अब मैं आपको भी जब मेंस के प्रश्न दिखाऊंगा तो यहाँ पे 13 प्रश्न जो है सीधे सीधे आपके हिस्ट्री से पूछे गए हैं। हिस्ट्री से 13 प्रश्न पूछे गए हैं 2024 के मेंस में भी, और 2025 के मेंस में भी, दोनों में जो 13 प्रश्न मेंस में पूछे गए हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री आपको पढ़ने के लिए, तो ये आप जो है स्वयं विचार कर सकते हैं। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम अभी प्रश्नों को भी देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से जो है पूछे जाते हैं, और ये तभी समझ आएगा जब आपको जो सिलेबस का अच्छे से नॉलेज हो। अगर आपके पास सिलेबस का पता ही नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट मेंस देने जाओ या फिर आप सीधे तैयारी करने बैठो तो फिर चीज़ें काफ़ी उलट पुलट हो जाती है, बाद में फिर समय नहीं रहता है तो चीज़ें टाइमली कवर नहीं हो सकती है। तो अब यहाँ देखो हमारे पास क्या है, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक कला के रूप,
ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है आर्ट, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा आप क्या पढ़ेंगे यहाँ, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू। ठीक है, इसके अलावा 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेके जो है वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास और महत्वपूर्ण घटना और विषय। यहाँ पे देखो आप, जो प्राचीन भारत का इतिहास है यहाँ पे इतना कुछ नहीं दे रखा है, यानी सिर्फ आपको कला, ठीक है, स्थापत्य कला, वास्तुकला, इन पर फोकस करना है। बस ये 3 टॉपिक है यहाँ पे प्राचीन भारत से लेके और मध्यकालीन भारत के। यहाँ पे आपको किसी शासन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, किसी इतना नहीं कि राजा राजा याद करो, वहां पे बस आपको वास्तुकला, वहाँ की संस्कृति और स्थापत्य कला वो सब देखना है बस। उसके बाद आपका जो मेन बनता है यहाँ पे वो बनता है आधुनिक भारत के इतिहास से। यहाँ पे अब देखो जो सबसे मेन है वो महत्वपूर्ण घटनाएं हो गए और व्यक्तित्व। जो व्यक्तित्व है यहाँ से कम आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 13 में से आपके 4 से 5 प्रश्न आपके व्यक्तित्व से पूछे जा रहे हैं मेंस में। तो ये सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, इसके विभिन्न चरणों के बारे में पूछा जाता है। देश के विभिन्न भागों से इसमें जो अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और उनका योगदान है, उस योगदान के बारे में पूछा जाएगा। और इसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात देश में एकीकरण और पुनर्गठन जो हुआ है उससे संबंधित 1-2 प्रश्न रहते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सिलेबस है विश्व इतिहास का। और विश्व इतिहास में आपको क्या क्या देखना है, एक तो विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की जो घटनाएं हैं, ठीक है, उसमें आपका औद्योगिक क्रांति हो गया, विश्व युद्ध हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो आपके राष्ट्रीय सीमाओं का जो पुनः सीमांकन हुआ और उपनिवेशवाद का उदय हुआ, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे कि साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, इन सब से जो आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे और उनके रूप में और समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सब जो यहाँ पे पूछे जाएंगे। बाकी मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको कि प्रश्न रहते हैं 25 भाग 1 में 5 प्रश्न 4 नंबर के 50 शब्द का रहता है और भाग 2 में 10 प्रश्न 8 अंक के 100 शब्द रहेंगे। प्रश्न भाग 3 में देखेंगे तो 10 प्रश्न रहते हैं और 10 अंक का है और 150 शब्दों में आपको कंप्लीट करना है, यानी कुल जो 200 नंबर का पेपर होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, इतिहास के जो प्रश्न है उनको उठा रखा है। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है, ये 2024-25 का पेपर है और ये आपको 50 शब्द में, जो पहले 4 नंबर का था उसमें प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की कला एवं वास्तुकला की विशेषताएं बताएं। यहाँ पे देखो कला एवं वास्तुकला, इसकी क्या करनी है, आपको विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए हालांकि एक अलग से सेशन लेके आएंगे कि कैसे आप करेंगे। एक सबसे पहले आपका शीर्षक रहता है, हालांकि शीर्षक मतलब ये लिखना नहीं होता, एक जो मुख्य रहती है हेडिंग यहाँ पे उसको लिखना है। फिर उसके बाद मेन बॉडी होती है, फिर उसके बाद निष्कर्ष है। अब मेन बॉडी में आपको कितना वेटेज किसको देना है वो चीजें भी देखनी होती है। जैसे आपका 10% आप शीर्षक में देंगे, 10% आप 5% या 10% आप जो निष्कर्ष है वहां लिखोगे, बाकी जो मेन 80% होता है आपको बॉडी में लिखना होता है आंसर राइटिंग की। ठीक है, अब यहाँ देखो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्नों को समझो। त्रिपिटक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। जो बुद्ध काल है, बुद्ध से संबंधित जो त्रिपिटक, ये 3 रचनाएं हैं, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, इससे संबंधित है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो त्रिपिटक है उनके बारे में बताना है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और उनके जैसे कितने भाग कर रखे हैं, किसमें जो क्या चर्चा कर रखी है, किसमें जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों की चर्चा है, एक में जो है आपके जो बौद्ध भिक्षु है उनके जो नियम कानून है उस सब की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो उसके बारे में आपको क्या करना है, 50 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है ना। तो आप यहाँ पे पहले तीनों पिटकों के नाम लिखेंगे, फिर उनके बताएंगे कि जी इसके इतने भाग है, इसमें इसकी चर्चा है, इसकी चर्चा है। बस नॉर्मल 50 वर्ड में आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ देखो 50 वर्ड में फिर एक विश्व इतिहास से आ रखा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आए बदलावों का विश्लेषण करें, 50 वर्डों में है। इसके अलावा अब यहाँ देखो 3 प्रश्न, यानी 5 में से 3 प्रश्न आपके हिस्ट्री से पूछे गए हैं, आपके जो पहला खंड है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है। बाकी एक प्रश्न यहाँ पे ज्योग्राफी से पूछ रखा था और एक प्रश्न है भारतीय समाज से पूछ रखा। टोटल 5 प्रश्न होते हैं। फिर जब खंड 2 में जाएंगे तो यहाँ पे देखो प्रश्न क्या पूछा था, गांधार कला शैली में ग्रीकों और रोमन और गांधार कला शैली में ग्रीकों, रोमन और आत्मा में भारतीय थी, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे गांधार कला के बारे में बात करेंगे।
हालांकि देखो जैसे जब हमने PYQ वाली एक वीडियो करी है, यहाँ पे गांधार कला का उदय कैसे हुआ है उसके बारे में चर्चा कर रखी है, और किस प्रकार से जो है गांधार कला जो है यहाँ पे इसमें जो है ग्रीकों की, ये प्रश्न क्यों पूछा गया है यहाँ पे, ग्रीकों, रोमन और आत्मा में भारतीय थी। यानी जो ये गांधार कला है शुरू तो ग्रीकों ने की, जो यूनान के, हिंद यूनान के शासक थे उन्होंने शुरुआत की, लेकिन इसमें आत्मा यानी इसमें जो आप जो कला है, जो इनकी जो मूर्तियां वगैरह बनी है उसमें क्या है, भारतीयता दिखती है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे आपको उल्लेख करना है। इसके अलावा देखो मध्यकाल में, आगे मध्यकाल में पूछ रखा है, ताजमहल को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए हिंद इस्लामी कला की प्रमुख विशेषताओं को निरूपित कीजिए। ये आपको 100 वर्ड में लिखना है। अब ताजमहल बना रखा है तो उसमें देखेंगे आपके गुंबद है, ठीक है, किस प्रकार से कौन कौन सी शैलियों का उपयोग कर रखा है उन्होंने, ठीक है, इस्लामिक शैली की प्रमुख विशेषताएं बतानी, किस प्रकार से जो द्वारों का आकार है, इन पे जो कला कर रखी है इन्होंने ना, वो चीजें जो यहाँ पे आप इसका उल्लेख करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो व्यक्तित्व है, यहाँ पे पूछ रखा है बाल गंगाधर तिलक के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को संक्षेप में लिखे 100 वर्ड में। तो देखो ये चीजें आपको व्यक्तित्वों के लिए आपको क्या करना है, पहले आप क्या करेंगे, एक अलग से वो लेंगे, वहां पे पहले देखेंगे कि मुख्य मुख्य व्यक्ति कौन है, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गया, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए। वैसे सुभाष चंद्र बोस इनसे प्रश्न पूछ भी रखे हैं, फिर भी आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे सरोजिनी नायडू है, या फिर सुचिता कृपलानी है, ठीक है, बीकाजी कामा हो गए, तो इनसे इनको जो है पहले एक लिस्ट बनाएंगे, फिर सबके बारे में जो है आप 200 शब्द मिनिमम जो है लिखेंगे, 200-300 शब्द। इसमें क्या होगा कि अगर आपने 300 शब्द लिखे हैं तो अगर प्रश्न 50 नंबर में आता है कवर कर लेंगे, 100 नंबर में आएगा कवर कर लेंगे, 150 वर्ड में आएगा कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप तैयारी 50 वर्ड्स की करते हैं, आपने जन्म देखा, 2 कार्य देखे, तो फिर 50 वर्ड में हो जाएगा, फिर आप 150 वर्ड का उत्तर नहीं लिख सकते हैं, उसमें फिर आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, जब मेंस का जब प्रेशर होता है, तो उस समय क्या दिक्कत आती कि दिमाग में चीजें याद नहीं आती, रिकॉल नहीं हो पाती कि अब आगे क्या लिखना है, फिर उसमें गुच्चड़ पुच्चड़ सब खिचड़ी पक जाती है फिर। तो अगर हम पहले से तैयारी है हमारी 300 वर्ड लिखे हैं, तो उस समय 300 में से आपके 150 वर्ड आसानी से याद आ जाते कि हाँ जी ये चीजें भी है। अगला प्रश्न यहाँ पूछ रखा है, स्वदेशी आंदोलन के प्रभावों एवं सीमाओं की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यहाँ देखो क्या है, आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव थे, ठीक है। अब उसकी क्या है, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट देखने हैं, और लास्ट में जो निष्कर्ष होता है ना, निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, इसमें नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। अगर आप नकारात्मकता की ओर अपना आंसर लेके जाते तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके आंसर जो है कट होने वाले, उसमें आपके नंबर कट होंगे। तो हमेशा जो भी होगा, चाहे आलोचनात्मक टिप्पणी है, फिर भी उसमें जो आप लास्ट में एक सुझाव भी दे सकते हैं, पॉजिटिव सुझाव देने हैं, नेगेटिव बातें नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। बस जितना पॉइंट लिखे हैं उससे आगे नहीं जाना है, आपको बहना नहीं है भावनाओं में। अगर आप भावनाओं में बहोगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगला है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुई, क्यों उत्पन्न हुई, 100 वर्ड में बताना है आपको, क्या रीजन थे वहां पे कि यहाँ पे ही जो ये पहले हुआ है, अन्य देशों में भी हो सकते थे, तो इसकी आप व्याख्या करेंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फिर आते हैं 150 वर्ड में। 150 वर्ड में क्या पूछा है, सल्तनत एवं मुगलकालीन स्थापत्य कला की विभिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए, 150 में पूछा है, ठीक है। फिर उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों, प्रकृति और परिणामों का विश्लेषण कीजिए, 150 वर्ड में प्रश्न बताना है आपको। अब देखो यहाँ पे 1857 के विद्रोह के कारणों, उसके परिणाम, उसकी प्रकृति की क्या करनी है आपको, आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है, ठीक है। उसके पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं कुछ, और नेगेटिव पॉइंट, ठीक है, किस किसने जो इसके पक्ष में नकारात्मक पॉइंट दिए थे वो अब यहाँ पे देखो, अब जो बहुत सारे इतिहासकार है सबने अपनी टिप्पणियां कर रखी है, ठीक है, उन टिप्पणियों को भी देखेंगे आप और यहाँ पे लिखेंगे भी। अंत में एक पॉजिटिव निष्कर्ष जो है लिखना होता है, उससे आपका आंसर आकर्षक बनता है। और हमेशा जो आंसर राइटिंग है पॉइंट में करो, पॉइंट में अगर आप करते हो तो फिर अच्छा भी लगता है और एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसान हो जाता है, ठीक है। अगर कहीं पे मैपिंग का आता है तो कोशिश करो ज्यादा डायग्राम का यूज करो, जितना आप
शॉर्ट शॉर्ट या लाइनों में लिखेंगे ना, पॉइंट में लिखेंगे, उतनी चीजें क्लियर होती है। अगर आप थ्योरी लिखती है तो फिर एग्जामिनर बोर हो जाता है पढ़ने में। अगला है स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय राज्यों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये देखा, इसमें फिर से 150 शब्द का आ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये दूसरा प्रश्न आ गया व्यक्तित्व से संबंधित। तीसरा है विश्व के इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये विश्व इतिहास है तो विश्व इतिहास से भी प्रश्न रहेगा। 3 प्रश्न आपको विश्व इतिहास से मिलेंगे। अगला है, देखो यहाँ पे 2025 में हम बढ़ते हैं। 2024-25 का हमने देखा, ये 25 और 26 का है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, 25-26 में हड़प्पावासी मुहरों एवं मूर्तियों के निर्माण में अत्यंत दक्ष थे, विवेचना करनी है, आपको बताना है इसके बारे में। कुछ एग्जाम्पल देने मुहरों के और मूर्तियों के, कौन कौन सी कहाँ पाई गई थी और उस मूर्ति की मुख्य विशेषता क्या है, उस मुहर की क्या अलग विशेषता है कि जो है हड़प्पा सभ्यता को अलग बनाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखेंगे पूंजीवाद के मध्य तत्वों को रेखांकित कीजिए, 50 मार्क्स का है। अब ये प्रश्न आपके समाज में भी आता है, ठीक है, और ये हिस्ट्री में भी आता है। सातवाहनों की स्थापत्य कला शिल्पियों की उत्कृष्ट प्रतिभा और धैर्य की को दर्शाता है, स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ देखो, सातवाहनों की स्थापत्य कला शिल्पियों की उत्कृष्टता, प्रतिभा और धैर्य की को दर्शाता है। अब यहाँ देखो, 8 से फिर आ गया, यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने जो है, जो सातवाहन थे इनका शासन कहाँ था, आपका उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य के भाग में, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रभाव देखेंगे तो नॉर्थ का भी है, साउथ का भी है। फिर यहाँ की जो इनके द्वारा जो मंदिरों का निर्माण कराया गया, बहुत सारे, और जो मूर्तियों का निर्माण कराया गया है, उससे संबंधित चीजें आपको बतानी है। और देखेंगे किस प्रकार से जो कितनी बारीकी से जो मूर्तियों पे काम किया गया है, मंदिरों पे काम किया गया है, तो उसका जो यहाँ पे आप उल्लेख करेंगे। अब यहाँ देखो, इसमें भी अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने भारत में ब्रिटिश शासन के शोषणकारी स्वरूप को उजागर किया, टिप्पणी करनी है। तो यहाँ पे आपने बताना है किस प्रकार से जो है इन्होंने जो अपनी बुक है उसमें बताया था कि जो है जो अंग्रेज लोग है किस प्रकार से भारत का शोषण कर रहे हैं, किस प्रकार से जो पहले हमारी जो राष्ट्रीय आय थी कितनी उच्च थी, जब अंग्रेज आए तो कहाँ हमारी राष्ट्रीय आय चले गई, और किस प्रकार से जो है यहाँ पे अपने यहाँ से निर्यात कर रहे हैं, यहाँ से चीजें आयात कर रहे हैं, यानी ब्रिटेन से सारी चीजें यहाँ ले रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो चीजें ब्रिटेन जो आ रही है उन पर जो है क्या है, टैक्स लगाया जा रहा है, ताकि जो है ब्रिटेन में चीजें महंगी हो और लोग खरीद ना पाए, जिससे जो है वो अपने स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दे। लेकिन जो ब्रिटेन से चीजें भारत आ रही थी उन पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा था, जिससे जो है अपना जो हमारा भारत का जो बाजार है, किस प्रकार से जो है यहाँ पे जो लघु उद्योग थे वो किस प्रकार से खत्म हुए, उसके हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चीज को लेके। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गोपाल कृष्ण गोखले की भूमिका का वर्णन कीजिए। फिर से देखो प्रश्न आगे दूसरा, ये 100 वर्ड में करना है। फिर देखो 1905 के बंगाल विभाजन में लॉर्ड कर्जन का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था, इसको आपको स्पष्ट करना है। आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने हैं जहां से लगे कि हाँ जी ये राजनीतिक उद्देश्य थे, ठीक है। जो बंगाल विभाजन किया गया था उसके पीछे क्या उद्देश्य थे, इसका कहना कुछ और था लेकिन पीछे वास्तविकता कुछ और थी, है ना। आपस में विभाजित करना हिंदुओं और मुस्लिमों को, ये तो इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है, उपनिवेशवाद को कमजोर करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पहले उपनिवेशवाद को समझाना है कि उपनिवेशवाद होता क्या है, ठीक है। और उपनिवेशवाद के क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है कि यहाँ से ये कमजोर हो रहा है, ये इसको जो कमजोर करने के कारक है, कौन कौन से ऐसे कारक है जिसको कमजोर करता है, ठीक है। और उसके बाद एक निष्कर्ष भी लिख सकते हैं आप, इसके पॉइंट्स लिखेंगे। पहले आप देखो शुरुआत कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उपनिवेशवाद की परिभाषा, ठीक है। अब फिर उसके बाद लिखेंगे थोड़ा सा उपनिवेशवाद से रिलेटेड कुछ 1-2 घटनाएं लिख देंगे, क्योंकि 100 वर्ड में तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद लिखेंगे आप उपनिवेश से संबंधित कारक, प्रभावित करने वाले नहीं, यहाँ लिखेंगे उपनिवेशवाद को कमजोर करने वाले कारक। उसके बाद आप पॉइंट बना के लिखेंगे और 8 से 10 पॉइंट जो है आपको लिखने हैं। 8 से 10 पॉइंट में आप उसको खत्म करेंगे और लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे।
अब देखो 8वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन ने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। व्याख्या कीजिए 150 वर्ड में। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों का एक वर्ग तैयार किया जो ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान था। टिप्पणी कीजिए। अब यहाँ देखो कितने प्रश्न बन रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक सीमित बुद्धिजीवी आंदोलन से व्यापक जन आंदोलन में रूपांतरित करने का कार्य महात्मा गांधी ने किया। इस कथन की समीक्षा कीजिए। अब देखो ये प्रश्न क्या है, कहाँ से आपको लेके जाना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक सीमित बुद्धिजीवी आंदोलन से व्यापक जन आंदोलन में रूपांतरित करने का कार्य महात्मा गांधी ने किया। अब यहाँ पे देखो, जब शुरुआत में कांग्रेस की स्थापना होती है तो वहां पे जो जितने भी ऐसे लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, अगर आप देखेंगे तो वे शामिल थे और उन्हें कोई मतलब नहीं था कि नीचे आम आदमी पीस रहा है क्या है, कुछ नहीं था। वो क्या कर देते हैं, कांग्रेस के बाद अपना प्रतिवेदन दिया, ठीक है, और उसके बाद उस पे जो है अमल कर रहे थे कि हाँ जी ठीक है। इतना नहीं था कि जी हम कितना राष्ट्रव्यापी चीजें करनी है। हालांकि उसके बाद जब इसमें जो है उग्रवादी शामिल होते हैं तो वो चीजें फिर उसको अलग तरीके से लेके जाते हैं। अब जैसे ही गांधी जी आते हैं, गांधी जी जो है पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का रुख बदल देते हैं, एकदम से दिशा बदल देते हैं, उसके तरीकों को बदल देते हैं। तो इसकी जो है यहाँ पे व्याख्या करेंगे। देखो 11वां प्रश्न क्या पूछा था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उनकी विचारधारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य धारा के नेतृत्व से किस प्रकार भिन्न थी। ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे क्या क्या घटनाएं हुई, उन घटनाओं का उल्लेख करेंगे। अगला है, हिटलर की विदेश नीति जर्मन साम्राज्य के विस्तार पर आधारित थी जो अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, और देखो यहाँ पे साम्राज्यवाद और सांप्रदायिक हिंसा के मध्य संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो ये 13 प्रश्न 2024 में पूछे गए थे और 13 प्रश्न जो 2025 में पूछे गए थे। अब इससे पहले का एनालिसिस हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि 2023 के बाद जो आपका सिलेबस चेंज हो गया था और ये अभी तक सिर्फ इसके 2 पेपर ही हुए हैं। तो हम जो इसी का जो नया सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी है। तो ये पूरा हिस्ट्री का सिलेबस है और किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं इन सब की हमने यहाँ पे आज डिटेल से देखा है। तो अगर आप चाहे तो हम कल से जो है अपना हिस्ट्री जो है शुरू करेंगे। तो फिर आपको हम मिलेंगे अब किसी नए वीडियो के साथ और इस वीडियो को यहीं पे रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।